Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to start a new chapter that is going to be 7th chapter of the book. Till now we have completed 6 chapters and I hope all those 6 parts are completely clear to all of you. And from today we are going to start a new chapter that is regional aspirations. So regional aspirations means basically क्या होता है? Regional aspirations means when any particular geographical area demands for some special autonomy. And especially they want that there should be their separate representation, right? जैसे आप लोगों ने चैप्टर्स में स्टडी किया था, आंध्रा शुड बी द सेपरेट स्टेट, है ना? सो जहां पर रीजन के बेसिस पे ये वाली डिमांड्स अराइज होती हैं कि एक नया स्टेट बनाना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट रिप्रेजेंटेशन. जब लोगों के माइंड में इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है कि हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमें प्रॉपरली एक टाइप से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर रीजनल एस्पिरेशंस अराइज होती हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी कि रीजनल एस्पिरेशंस इंडिया में कैसे कैसे राइज होती हैं, क्या क्या बेसिस होते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, लेट अस हैव अ लुक ओवर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, that what you will be able to understand after reading of this chapter, okay, after understanding of this chapter. तो फर्स्ट चैप्टर आपसे क्या पूछा गया है, क्या इंट्रोडक्शन है. इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक वी स्टडीड द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यही किया था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और वहां हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था कि कैसे हमारा नेशन बना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, एंड हाउ डिड वी ट्राई टू टैकल इट. वो सारी की सारी चीजों को हमने कैसे टैकल किया, मतलब नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या था, कैसे नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस को हम लोगों ने कंप्लीट किया, 1 डिकेड तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें फेस की, राइट. सो बट नेशन बिल्डिंग इज नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम. यानी कि नेशन बिल्डिंग कोई ऐसा वर्क नहीं है, आप लोगों ने जैसे इंडिया हम लोगों ने बना दिया, उस टाइम पे हमने सिर्फ 14 स्टेट्स बनाए थे, है ना. तो क्या आप लोगों ने जब वो 14 स्टेट्स बना दिए, हम लोगों ने जब 14 स्टेट्स बना दिए, क्या हमारा नेशन बिल्डिंग का टास्क पूरा हो गया? सो इट्स नॉट, राइट. आप देखो, नेशन बिल्डिंग वो नहीं है कि जहां पे बोल देते हो कि एक बार आपने कर दिया, डिवीजन कर दिया, आपने बाउंड्रीज बना दी तो आपका नेशन बिल्डिंग का काम पूरा हो गया. दैट इज नॉट द नेशन बिल्डिंग, राइट. और जिसको आप एक बार अकम्प्लिश कर लो, ऐसा भी टास्क नहीं है ना. सो इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू चैलेंजेस केम अप, क्योंकि देखो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वो कब का टाइम पीरियड था, एट द टाइम पीरियड ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. वहां हमारे सामने प्रॉब्लम्स कुछ और थी, सिचुएशंस कुछ और थी, राइट. तो वहां हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, वहां कुछ और सिचुएशन थी. तो अब सिचुएशन कुछ डिकेड्स के बाद फिर से चेंज होगी, राइट. तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है तो नए नए चैलेंजेस ऐड ऑन होते रहते हैं, एंड सम ऑफ द ओल्ड प्रॉब्लम्स हैड नेवर बीन फुली रिजॉल्व्ड. और कुछ सिर्फ नई नई प्रॉब्लम्स ही नहीं आती है, बल्कि कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो एज इट इज हमारे सामने खड़ी हुई रहती हैं, विच वी आर नॉट एबल टू टैकल टिल नाउ, विच आर नॉट रिजॉल्व टिल नाउ, राइट. सो old problem as democratic experiment unfolded, people from different regions begin to express their aspirations for autonomy. देखो क्या होता है, जैसे डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुआ, तो डेमोक्रेसी में बेसिकली हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, इन सिंपल टर्म्स डेमोक्रेसी में मान के चलते हैं जहां पीपल को उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग एक टाइप से प्लेस मिलता है. पीपल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट. तो यहां पे भी तो हम वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये आप करने की कोशिश करते हो ना, व्हेन वी आर ट्राइंग टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, तो वहां पे फिर क्या होता है, रीजनल डिमांड ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर हर कोई चाहता है कि मेरे को भी अलग से इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ माई रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ माई लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ माई कल्चर. तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोनॉमी के लिए अलग अलग एस्पिरेशंस राइज होना शुरू हो जाती हैं. और कई बार तो क्या होता है, दीज एस्पिरेशंस वर एक्सप्रेस्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन यूनियन. और इन्होंने क्या किया, कई बार तो एस्पिरेशन हमारे यूनियन से बाहर भी कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क के लिए एक्सप्रेस हुई हैं, राइट. These involve long struggle and often aggressive and armed assertion by the people. मतलब कई बार तो लोगों ने यहां तक भी कहीं ना कहीं सोचा है कि हमें इंडिया में भी नहीं रहना है, कि हम लोग क्या करेंगे. उसके लिए फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों ने क्या करना शुरू किया, कहीं ना कहीं मिलिट्री वाली चीजें भी यूज की, आर्म वाली चीजें भी यूज की, हथियार वगैरह भी यूज किए, मतलब काफी लंबे टाइम तक हम लोगों ने स्ट्रगल को भी फेस किया. सो यही होती है रीजनल एस्पिरेशंस.
और जब आप डेमोक्रेसी में लोगों को इतना ओपन और इतना इंपॉर्टेंट प्लेस देना शुरू करते हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फिर अलग अलग डिमांड्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं। समझ आया? सो दिस न्यू चैलेंज, अब हमारी कंट्री के सामने चैलेंज 1980s के टाइम पीरियड पे, क्योंकि देखो ये टाइम पीरियड क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, वो हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम होना शुरू हुआ कि यहाँ से हमारी कंट्री में कोalition गवर्नमेंट का एरा शुरू होता है। और देखो कोalition का मतलब कि वहां पे अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। गवर्नमेंट कैसी है, जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन एक टाइप से, तो उसका देखो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जितने लोगों ने गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नाउ दे ऑल विल बी डिमांडिंग ऑटोनॉमी। समझ आया? और इसीलिए जब हमारी सेंटर पे कोalition गवर्नमेंट बनना शुरू होगी, तो इसके बाद ये रीजनल एक्सपेरिमेंट्स की कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें और भी ज्यादा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, राइट? अब देखो ये जो नया चैलेंज था केम टू द फोर इन द 1980s एज द जनता एक्सपेरिमेंट केम टू एन एंड एंड देयर वाज सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द सेंटर। अब देखो क्या हुआ, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, आप लोग बड़े लास्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से स्टडी कर चुके हो कि 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, बट फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट कोलैप्स होती है। फिर चौधरी चरण सिंह के लीडरशिप में गवर्नमेंट बनती है, बट दैट वाज आल्सो कोलैप्स्ड। फिर 1980s में क्या हुआ, अगेन द कांग्रेस रिस्टोरेशन, राइट? और उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ, वी वर एबल टू सी दैट यस देयर वर सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेंट्रल लेवल पे, and this decade will be remembered for some major conflicts and accords in the various regions of the country। और इस डिकेड को याद किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स के लिए जो हुए, वो बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे एरियाज में हमारी कंट्री के, स्पेशली कहाँ हुए, आसाम, पंजाब, मिजोरम एंड द डेवलपमेंट्स इन जम्मू कश्मीर, ये वाले एरिया जहां पे मिजोरम हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहां पर रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब इस चैप्टर को रीड करने के बाद, अब इन दिस चैप्टर वी स्टडी दीज केसेस सो एज टू आस्क सम जनरल क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर को हम रीड करेंगे, व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द टेंशंस अराइजिंग आउट ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रीजनल एस्पिरेशंस को अराइज करने में, उनको उठाने में, क्योंकि डिमांड्स उठती हैं तो कोई ना कोई तो फैक्टर होगा। ऐसे तो लोगों के दिमाग में एकदम से नहीं आ जाता कि हमें अलग से स्टेट बनना है। समझ आया? देखो जैसे हरियाणा और पंजाब पहले एक पार्ट थे, मतलब एक पंजाबी स्टेट था, 1966 में क्या बन गया, हरियाणा बन गया, है ना? तो क्यों, कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ होगा ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रीजनल एस्पिरेशन शुरू होती है। How has the Indian state responded to these tensions and challenges? अब लेकिन फिर जो हमारे स्टेट्स की डिमांड उठती हैं अलग अलग बेसिस पे कि हमें अलग से स्टेट का दर्जा देना चाहिए, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे, हमें कल्चरल बेसिस पे, हमें कहीं ना कहीं रिलीजियस बेसिस पे, तो क्या वो डिमांड जब उठती हैं तो क्या हम सभी की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं? नो ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसे हम लोगों ने डिमांड को एक्सेप्टेंस देनी शुरू कर दी, सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द कंट्री। क्यों? क्योंकि फिर तो हर कोई मुंह उठा के चलाएगा कि हमें भी अलग से स्टेट बनना है, और फिर तो हमारी कंट्री में 28 नहीं, पता नहीं 50 to 60 स्टेट्स इजीली बन जाएंगे, और फिर अलग से और डिमांड उठेंगे, मतलब फिर तो कंट्री की जो यूनिटी है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। समझ आया? तो फिर हमारी कंट्री उस प्रॉब्लम के साथ कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है, राइट? कौन सा स्टेट है जो कैसे हमारे स्टेट जो इंडिया है वो उसके साथ रिस्पॉन्ड करता है उन टेंशंस के बीच में, उन चैलेंजेस के बीच में, राइट? एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी। अब देखो अगर डिमांड्स उठेंगी तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो क्या करेंगी, नेशनल यूनिटी को भी डेंजर में डालती हैं, राइट? तो अब देखो कौन सी डिफिकल्टीज होंगी जो हम फेस करते हैं बैलेंस बनाने के टाइम पे डेमोक्रेटिक राइट और नेशनल यूनिटी। एक तरफ लोगों के राइट्स हैं दैट यस वी आर सेइंग दैट यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज फ्रीली, लेकिन जो एक्सप्रेस करने के बाद वो डिमांड करते कि हमें तो अलग बनना है, हमें अलग से स्टेट का दर्जा चाहिए, तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से नेशनल यूनिटी भी तो डेंजर में आएगी ना। तो कौन सी डिफिकल्टी है जब हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स और नेशनल यूनिटी के बीच में, राइट? एंड व्हाट आर द लेसन्स हियर फॉर अचीविंग यूनिटी विद डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी। और कौन कौन से लेसन्स हैं जो हम अचीव कर रहे हैं, मतलब विच आर द लेसन्स हियर फॉर अचीविंग यूनिटी, कौन कौन से लेसन्स हम लोग सीखते हैं कि यूनिटी के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, और यूनिटी भी मेंटेन हो जाए और उसके साथ साथ डाइवर्सिटी भी मेंटेन हो जाए,
तो वो कौन कौन से लेसन है दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट वी आर एबल टू लर्न, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें आपको चैप्टर रीड करने के बाद समझ आ जाएंगी, एंड ऑल द आंसर्स क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आंसर ऑन बाय ऑन, राइट। अब देखो ये यहाँ पे आपको नाउ कम बैक ऑन द कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। अब देखो हमें हर भारतवासी का सहयोग चाहिए अन्याय, शोषण और दमन के खिलाफ उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया है, राइट। तो जब उत्तराखंड की डिमांड चल रही है तो अब लोग क्या डिमांड करें कि भाई हमें तो क्या चाहिए, सभी का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे क्या करते वो, दे आर ट्राइंग टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल, है ना। और देखो शोषण और दमन के खिलाफ, अगर ये वर्ड्स आप सुनोगे तो डेफिनेटली यू विल बी सपोर्टिंग दीज पीपल। तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, एक तो कंट्री में डिसयूनिटी भी क्रिएट कर सकती हैं क्योंकि लोगों को आप डिवाइड करने की कोशिश करते हो, बट इवन ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर मान ले कोई इतना ज्यादा बड़ा स्टेट है जिसमें इंपॉर्टेंस सभी को नहीं मिल पा रहा है, और उत्तर प्रदेश नो डाउट बहुत बड़ा स्टेट था पहले, राइट। तो फिर क्या था कि सभी को अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, सो फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड कि आपको उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अब देखो सेक्शंस क्यों डिवाइड होते हैं, अगर एक ही क्लास में 80 बच्चों को भर के पढ़ाना शुरू कर दीजिए तो दैट विल नॉट बी इजी ना, क्योंकि अगर आप 80 बच्चों का सेक्शन बना भी दोगे यू विल नॉट बी एबल टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी स्टूडेंट, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू सेक्शंस। तो यहां पर भी यही होता है कि हम ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमें उत्तराखंड राज्य का निर्माण करना है, या वी सीक द सपोर्ट ऑफ एवरी इंडियन अगेंस्ट इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, राइट। अब देखो यहां पे क्या मेंशन है, रीजनल एस्पिरेशंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड। अब देखो रीजनल एस्पिरेशन इंक्रीज क्यों होती हैं, लोग डिमांड क्यों करते हैं कि हमें अलग से स्टेट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। अब देखो रीजनल एस्पिरेशंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द रीजन, या तो इसका रीजन हमेशा से क्या होता है, लैंग्वेज, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिसीज ना ऐसी हो जाती है जो उस एक लैंग्वेज को कहीं ना कहीं फेवर कर लेती हैं। तो ऐसे में जो दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं दे ऑलवेज थिंक कि हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो जब लैंग्वेज का डिफरेंस आता है ना किसी रीजन में, और उसके अलावा जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लोकल पॉपुलेशन होती है ना, तो उसके साथ भी क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं उन चीजों को एक टाइप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। This unusual poster from Uttarakhand movement appeals to all the Indian citizens in 7 different languages and thus underscores the compatibility of the regional aspirations with national sentiments. अब देखो ये आपको देखो क्या मेंशन है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है या किसी और लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, यहाँ किसी और में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ किसी और में, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम होल ऑफ द नेशन, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू सो, ताकि जो रीजनल एस्पिरेशंस है उनको इंपॉर्टेंस मिल जाए, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर कि रीजनल एस्पिरेशंस क्या होती है स्पेशली, और आप इस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको समझ क्या आएगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ द रीडिंग, और यू कैन से फॉर्मल रीडिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर इज 7 नंबर एंड चैप्टर नेम इज रीजनल एस्पिरेशन। अब देखो सबसे पहले क्या आता है हमारे सामने, क्वेश्चन आता है रीजन और नेशन। अब देखो 1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for the autonomy। जो 1980 का पीरियड आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, क्योंकि जनता पार्टी की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, और जैसे ही जनता पार्टी की गवर्नमेंट कोलैप्स हुई तो इसकी वजह से क्या शुरू हुआ, दोबारा से कांग्रेस रिस्टोरेशन हुआ, और जब कांग्रेस रिस्टोरेशन हुआ तो वहां पे क्या हुआ, रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो गई। कहीं ना कहीं लोगों को जब ज्यादा फ्रीडम मिली तो बिकॉज ऑफ दैट ऑटोनॉमी दे ट्राई टू यूज इट फॉर देयर बेनिफिट्स। So often outside the framework of the Indian Union, these movements frequently involved armed assertion by the people। और ये जो मूवमेंट है ना इसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व होते हैं, लोगों ने इवन आर्म्ड असर्शन भी किए कि हथियारों के साथ फाइट करना भी, जब लोगों को लगा ना कि अब ऐसे काम नहीं चल रहा है। देखो आंध्र प्रदेश के सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर लोग, वो जब आप लोगों ने पोटी श्रीरामुलु का कंटेक्स्ट पढ़ा था तो उन्होंने क्या किया था, फास्ट किया था, है ना, फास्ट अनटू डेथ, और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी एक्चुअल में, बट वो क्या था, दैट वाज कंप्लीटली पीसफुल। बट 1980s के बाद हमारी रीजनल एस्पिरेशंस कैसे चेंज होती हैं कि अब लोग आर्म्स भी यूज करें, दे आर यूजिंग वॉयलेंटिक एस्पेक्ट्स आल्सो, दे आर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। अब देखो अगर वो आर्म्स उठाएंगे तो गवर्नमेंट विल आल्सो नॉट बी सिटिंग आइडल, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी ना, राइट। अब देखो फिर क्या होगा
कि अब इस सिस्टम के बाद कंट्री ने क्या करना शुरू किया, अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी उन सारी की सारी एस्पिरेशंस को रिप्रेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लगता है हमेशा कि अगर ये डिमांड्स ऐसे ही उठती रही तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि फिर उन डिमांड्स की कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, उन डिमांड्स के रिगार्डिंग फाइनली प्रॉब्लम होगी, राइट। अब उसका प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि हमारी कंट्री कहीं ना कहीं फिर पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, राइट। अब देखो फिर क्या होगा, दीज अकॉर्ड्स, it is also not surprising that the most of these struggles were long drawn and concluded in negotiation settlements or accords between the central government and the group leading the movements for autonomy। मतलब कई बार क्या होता है कि फाइनली देखो चाहे कितनी बड़ी आप देखो स्टार्टिंग में बात करते तो भी वो चीजें नेगोशिएशन से चेंज होंगी, और अगर बहुत बड़ा वॉर भी हो गया, ट्रेजेडी भी होगी, तो भी बाद में वो चीजें नेगोशिएशन मतलब बातचीत से ही सोल्यूशन निकलता है, राइट। तो ये भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि स्ट्रगल किसकी वजह से कंडक्ट हुए, कि नेगोशिएशन सेटलमेंट्स हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, मतलब कुछ ना कुछ सेटलमेंट्स भी हुई कि ये ऑटोनॉमी, इतनी ऑटोनॉमी हम आपको दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। द अकॉर्ड्स वर रीच्ड आफ्टर अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग दैट एम टू सेटल contentious issue with the constitutional framework, yet the journey of the accord was always tumultuous and often violent। अब देखो क्या होता है कि ये जो हमेशा प्रोसीजर होती है ना, दिट्स नॉट इजी। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है जब हम सेटल करने की कोशिश करते हैं डिस्प्यूट्स को, तो गवर्नमेंट अपना कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और जो रीजनल एस्पिरेशन रखने वाले पीपल होते हैं दे आर पॉइंटिंग आउट देयर ऑन पर्सपेक्टिव। इस वजह से अब देखो क्या होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज होती है। लेकिन जब प्रॉब्लम अराइज होगी तो फाइनली क्या सोल्यूशन निकलेगा, फाइनली द सोल्यूशन विल बी नेगोशिएशंस ओनली। और जब नेगोशिएशंस होंगी तो क्या होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई बार वोलेंटिक एस्पेक्ट्स में होता है, राइट। इट मीन्स क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं हमेशा इजी नहीं होती हैं कंट्री के लिए टैकल करना, हमेशा ये चीजें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि अगर जितनी रीजनल एस्पिरेशंस मतलब उठेंगी उतना ही लोगों के दिमाग में और चीजें आएंगी, इसलिए हमेशा क्या होता है ये होता है टमल्शियस मतलब कि उतार चढ़ाव वाला सीक्वेंस होगा, कि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फेवर में चीजें चलेगी, एक बार रीजनल एस्पिरेशंस के फेवर में चीजें चलेगी, और कई बार तो वोलेंटिक भी होता है। सो दिस इज द रीजन एंड द एस्पिरेशंस, फाइन। अब देखो उसके बाद इंडियन अप्रोच क्या रही है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, कि हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करने की कोशिश की, इंडियन अप्रोच। अब देखो, इन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वी हैव रिपीटेडली कम अक्रॉस वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी। आप लोगों ने अभी तक इतनी सारी चीजें डिस्कस की हैं, ऑलमोस्ट हाफ बुक से ज्यादा आप रीड कर चुके हो, तो आप लोगों को क्या समझ आया कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसेस मेंशन है नेशन बिल्डिंग की, है ना। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिक प्रिंसिपल है डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो वो भी चीजें हम बड़े अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। इंडियन नेशन शैल नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप टू रिटेन देयर ओन कल्चर, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हो, आपने बड़े अच्छे से स्टडी किया होगा कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम लोगों ने राइट्स दिए हैं कि आप अपने कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हो, राइट। तो यहां आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो लोगों को कि वो अपनी रीजन्स को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट ना करें, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट ना करें। सो दे आर हैविंग दैट राइट, इट मींस इफ दे आर हैविंग द राइट दे विल बी डूइंग इट, and if they will be doing it, so it means there will be demands for regional aspiration. That is very accurate thing. Okay, so we decided to live in united social life without losing the distinctiveness of the numerous cultures that constituted in. अब इसीलिए हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम यूनाइट करें, और वो यूनिफिकेशन किस बेस पे होना चाहिए कि जो रीजनल एस्पिरेशंस है ना उनको भी इंपॉर्टेंस मिले, कल्चर, हर एक कल्चर को भी इंपॉर्टेंस मिले, बट उसके साथ क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द यूनिटी। मतलब यूनिटी डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए, समझ आया, यूनिटी डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इंडियन नेशनलिज्म sought to balance the principles of unity and diversity, क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्रिंसिपल है बेसिकली, जो हमारी कंट्री को बड़े अच्छे और 2-3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है, वो है यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। ये इतनी ज्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारी कंट्री आज तक यूनाइटेड है। दैट इज द बैलेंस, or you can say that is the feature and that is the strength point of our constitution also and of our country as well, right? The nation would not mean the
निगेशन ऑफ द रीजन। लेकिन नेशन का मतलब ये कभी नहीं होगा कि वो जो रीजंस की डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उनके ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे, बहुत एक्सेसिव कंट्रोल। इन दिस सेंस द इंडियन अप्रोच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अडॉप्टेड इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज वेयर दे सो कल्चरल डाइवर्सिटी एज अ थ्रेट ऑफ द नेशन। मतलब हमारी कंट्री में ऑल दो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इवन देन हम लोगों ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल एस्पिरेशंस है वो हम एज इट इज इंपोज कर दे स्टेट्स के ऊपर। और अगर ऐसा कर दिया होता तो हमारी कंट्री में भी क्या हो जाता, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसने कंट्री के लिए थ्रेट क्रिएट कर दिया होता, जैसा कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में होता है। बट इन आवर कंट्री वी आर सेइंग कि हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। समझ आया? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पर्सपेक्टिव एंड यूरोपियन पर्सपेक्टिव, राइट? अब इंडिया adopted a democratic approach to the question of diversity। हम लोगों ने तो बड़ा डेमोक्रेटिक सा मेथड यूज किया है ना। अब देखो डेमोक्रेसी अलाउज, और वो कैसे किया है, डेमोक्रेसी अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन एंड डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल। हमारी कंट्री क्योंकि डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक है तो सभी को इंपॉर्टेंस मिलेगा, सभी को इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में अगर रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड उठती है ना, हम कभी उसको एंटी नेशनलिस्ट कंसीडर नहीं करते। समझ आया? बल्कि हम क्या मानते हैं कि बिकॉज दीज पीपल आर डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स एंड बिकॉज दे आर एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट एंटी नेशनल। Beside democratic politics, allow parties and groups to address the people on the basis of their regional identity। और इसके अलावा हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, बिकॉज इट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो इसके अलावा और जो हमारी पार्टीज बनती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, वो भी हमें क्या हेल्प करते हैं, वो भी तो हमें यही हेल्प करते हैं ना कि हमारी रीजनल आइडेंटिटी मेंटेन होनी चाहिए, हमारी एस्पिरेशंस मेंटेन होनी चाहिए, सभी की स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। Thus in the course of democratic politics, regional aspirations get strengthened। तो अगर हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको हेल्प प्रोवाइड करवाता है, हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कि हम उसको एंटी नेशनलिस्ट कंसीडर नहीं करते हैं, तो सारी की सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जो रीजनल एस्पिरेशंस है ना, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वो रीजनल एस्पिरेशंस स्ट्रांग हो जाती हैं, राइट? So at the same time, democratic politics also means that the regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation in the policy making process। और इसी सेम टाइम क्या बताते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमें, कि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, हमारी रीजनल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक देम एज अ सीरियस इशू, along with that we will have to show that yes we are having attention towards them। अकोमोडेशन मतलब कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक पॉलिसी, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फ्रेम पॉलिसी फॉर द कंट्री, राइट? सच एन अरेंजमेंट में समटाइम्स लीड टू टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि सभी की डिमांड्स को, एस्पिरेशंस को प्लेस मिलेगा, ये खुद में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि फिर अलग अलग डिमांड्स होना शुरू हो जाती हैं। सपोज एक कोई टीचर आपकी क्लास में जो सभी के आइडियाज को इंपॉर्टेंस देता है, तो आप क्या फाइंड आउट करते हो कि उन टीचर की क्लास में कभी भी एक टाइप से पीस मेंटेन नहीं होती है, हर एक बच्चा अपने अपने आइडियाज देना शुरू कर देता है। समझ आया? लेकिन जो टीचर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है, यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग इन दैट क्लास, राइट? तो द सेम इज विद आवर कंट्री ना, क्योंकि हमने सभी को एस्पिरेशन दी है, सभी को हमने राइट्स दिए दैट यू कैन स्पीक, तो इसीलिए क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स और टेंशन भी क्रिएट करता है, राइट? समटाइम द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी में ओवरशैडो द रीजनल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा कंसर्न है नेशनल यूनिटी के लिए, वो ओवरशैडो कर देता है ना, रीजनल नीड्स और एस्पिरेशंस को। ओवरशैडो मतलब होता है उसको ढक लेना। एट अदर टाइम आवर कंसर्न फॉर रीजन अलोन में ब्लाइंड अस टू अ लार्ज नीड्स ऑफ द नेशन, है ना? Therefore, political conflicts over issue of powers of the regions, their rights and their separate existence are common to nations। इसलिए देखो कई बार हमारे जो कंसर्न्स होते हैं कि अगर हम सिर्फ रीजन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं नेशन की जो नीड्स है वो खतरे में आ जाएंगे, डेंजर में आ जाएंगे। और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हमेशा देखने को मिलते हैं हमें रीजन के बेसिस पे। लोगों के राइट्स, उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस की डिमांड, राइट? ये सारी चीजें कॉमन है कि वो अलग अलग, वो ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, वो सेपरेट एग्जिस्टेंस चाह रहे हैं, वो राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स आर कॉमन टू द नेशन, राइट? दैट वांट टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी व्हाइल ट्राइंग टू फॉर्ज एंड रिटेन यूनिटी। मतलब एक ऐसी कंट्री के सामने जो क्या चाह रही है कि वो डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करे और उसके अलावा हमारी कंट्री की यूनिटी को भी मेंटेन करके रखे। समझ आया? तो हमारी कंट्री की अप्रोच ये है रिगार्डिंग
यू कैन से रिगार्डिंग रीजनल एस्पिरेशंस, कि हम लोगों ने हमेशा ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है जहां पे आप लोगों की डिमांड्स को रिप्रेस नहीं करोगे, यू विल बी गिविंग देम इक्वल इंपॉर्टेंस। समझ आया? सो देखो, डज इट मीन दैट रीजनलिज्म इज नॉट एज डेंजरस एज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म क्या होता है? जब आप एक अपने रिलीजन के बेसिस पे स्पेशली आप खुद को सुप्रीम मानते हो और दूसरों को इंफीरियर मानते हो। लेकिन रीजनलिज्म वो नहीं है। हालांकि रीजनलिज्म में रीजन के बेसिस पे आप खुद को रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड करते हो, लेकिन वो नहीं कि मैं ही सुप्रीम हूं। दैट फीलिंग इज नॉट देयर, राइट? और मे बी नॉट डेंजरस एट ऑल, या फिर डेंजरस ही नहीं है। डेंजरस इस सेंस में हो सकती है कि नेशन की यूनिटी के लिए डेंजर क्रिएट करेगी। अगर ज्यादा डिमांड्स उठेंगी तो ऑफकोर्स नेशनल यूनिटी विल बी डिस्ट्रैक्टेड, right? I hope first part of the chapter is completely clear to all of you. You are able to understand reason and the nation. Along with that, what is the approach of India toward this regionalism, right? Towards the regional aspiration. This is also completely clear to all of you. Okay. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. If you like the video, you can press the like button and subscribe the channel also. We will meet in next video and we will continue the same chapter. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.